नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रन स्टडी पर। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे विज्ञान के ध्वनि के कुछ ऐसे प्रश्न जो कि रेलवे एनटीपीसी, रेलवे ग्रुप डी, रेलवे एएलपी और रेलवे की अन्य एग्जाम में अधिकतर पूछे जाते हैं। मैं आपको यहाँ पर 40 ऐसे प्रश्न बताने वाला हूँ जो रेलवे की एग्जाम में बहुत बार रिपीट होते हैं और लगभग यही प्रश्न हमेशा रिपीट होते हैं। ठीक है, ध्वनि के जो चैप्टर है उसमें से यह 40 प्रश्न में से ही आप उठा के देख लीजिए, यही प्रश्न रिपीट होते हैं। तो आपने यदि ग्रुप डी का फॉर्म भरा है और एनटीपीसी का फॉर्म भरा है तो आपके लिए यह वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए इसी प्रकार के महत्वपूर्ण वीडियो लाते रहता हूं। और वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, ध्वनि तरंग किस दर से यात्रा करती है? तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा 1100 फीट पर सेकंड की दर से ध्वनि तरंग यात्रा करती है। और यदि मीटर और पर सेकंड में हमको बोले तो 332 मीटर पर सेकंड की दर से ध्वनि तरंग यात्रा करती है, या 1100 फीट पर सेकंड की दर से ध्वनि तरंग यात्रा करती है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से किसका ध्वनि के वेग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता? ठीक है, तो दाब का ध्वनि के वेग पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। तापमान, घनत्व और आर्द्रता का ध्वनि के वेग पर प्रभाव पड़ेगा, ठीक है, और दाब का प्रभाव नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट प्रश्न है, ध्वनि किस रूप में यात्रा करती है? तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है और बहुत ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट करता है, तो आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर ध्वनि में आपको ध दिख रहा है और यहाँ पर अनुदैर्ध्य में आपको ध दिख रहा है, तो ध्वनि अनुदैर्ध्य तरंगों के रूप में यात्रा करती है और जो प्रकाश होता है वो अनुप्रस्थ तरंगों के रूप में यात्रा करता है। तो अनुप्रस्थ में प्र आ रहा है तो आप उसको प्रकाश से जोड़ लीजिए। नेक्स्ट प्रश्न है, स्वर की गुणात्मकता, और हमको यहाँ पर 4 ऑप्शन दे दिए हैं किसके ऊपर निर्भर करती है। तो आपको ध्यान रखना है, स्वर की गुणात्मकता विद्यमान अधिस्वर पर निर्भर करती है। स्वर की गुणात्मकता किसके ऊपर निर्भर करेगी? विद्यमान अधिस्वर के ऊपर निर्भर करेगी। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रतिध्वनि सुनने का कारण क्या है? प्रतिध्वनि मतलब कि जो हम लोग आवाज देते हैं तो हमको आवाज रिटर्न आती है, उसको हम लोग इंग्लिश में इको बोलेंगे और हिंदी में प्रतिध्वनि। तो उसका कारण क्या है? तो उसका कारण है ध्वनि तरंग का परावर्तन। जब ध्वनि परावर्तित होती है तो हमको प्रतिध्वनि सुनाई पड़ती है, और इसके लिए मिनिमम डिस्टेंस, कम से कम दूरी 17.2 मीटर होना चाहिए। दोनों क्वेश्चन यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, आपको अभी याद कर लेना है। नेक्स्ट प्रश्न है, यदि ध्वनि तरंग हवा से पानी में अपवर्तित होती है तो निम्न में से कौन एक स्थिर रहता है? तो आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर आयाम स्थिर रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न है, ध्वनि वायु में तीव्र गति से चलती है क्योंकि वायु की आर्द्रता उच्च होती है। वायु में ध्वनि तेज क्यों चलेगी? क्योंकि वायु में आर्द्रता उच्च होगी। नेक्स्ट प्रश्न है, अनुदैर्ध्य तरंगे किसमें से नहीं गुजर सकती? अनुदैर्ध्य मतलब कि ध्वनि तरंगे की बात हो रही है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर ध दिख रहा है, ठीक है। अनुदैर्ध्य तरंग किसमें से नहीं गुजर सकती है? तो यह निर्वात से नहीं गुजरती है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से किस पदार्थ में ध्वनि का वेग महत्तम होता है, मतलब सबसे ज्यादा होता है? तो आपको पता है कि जो ठोस होते हैं, ठोस में ध्वनि का वेग सबसे ज्यादा होता है। तो वायु तो यहाँ पर पहले ही कैंसिल हो गया, लोहा भी ठोस है, तांबा भी ठोस है और ग्रेनाइट भी ठोस है। तो इन तीनों में से सबसे ज्यादा वेग ध्वनि का किसमें होगा? तो हमारे इसका आंसर हो जाएगा ग्रेनाइट में सबसे ज्यादा ध्वनि का वेग होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, सामान्यतः स्त्रियों की आवाज का तारत्व पुरुषों की तुलना में अधिक होता है। जो स्त्रियां होती है उनकी आवाज का तारत्व पुरुषों की तुलना में अधिक होता है। जिनकी आवाज थोड़ी भारी होती है उनका तारत्व कम होता है, और जिनकी आवाज बहुत पतली होती है उनकी आवाज का तारत्व अधिक होता है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, जब सितार और बांसुरी एक ही स्वर पर बजाया जाए तो उनसे उत्पन्न ध्वनि का भेद निम्न में अंतर के कारण किया जा सकता है। तो आपको ध्यान रखना है, केवल और केवल
ध्वनि गुणता के कारण ही हम पता लगा सकते हैं कि ये सितार की आवाज़ है और ये बांसुरी की आवाज़ है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, 100 डेसिबल का रव मतलब शोरगुल नॉइस का प्रबलता स्तर संगत होगा तो यंत्र कारखाने के शोर से इसके बराबर 100 डेसिबल का शोरगुल होता है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, चंद्रमा के धरातल पर दो व्यक्ति एक दूसरे की बात नहीं सुन सकते क्योंकि चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, ध्वनि तरंगे, ठीक है, तो ठोस और गैस दोनों माध्यम में चल सकती है। यहाँ पर द्रव नहीं दिया है। जो ध्वनि तरंगे होती है वो ठोस, द्रव और गैस तीनों माध्यम में चल सकती है और केवल निर्वात में वो नहीं चलती है। तो आपको ध्यान रखना है कि जो ध्वनि तरंगे होती है वो ठोस, द्रव और गैस तीनों माध्यम में चलेगी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, ध्वनि की गति सबसे तेज होती है तो ये किसमें होती है? ये कांच में होती है। लगभग 5600 मीटर पर सेकेंड की स्पीड इसकी गति होती है। नेक्स्ट प्रश्न है, हम लघु तरंगों के प्रसारणों को दीर्घ तरंग के प्रसारणों की अपेक्षा अधिक अच्छी तरह सुन सकते हैं। क्यों? क्योंकि दीर्घ तरंगों की अपेक्षा लघु तरंगों में अधिक ऊर्जा होती है। लघु तरंगों में कितनी ऊर्जा होती है? दीर्घ तरंगों की अपेक्षा अधिक ऊर्जा होती है, इसलिए हम उनको अच्छी तरह से सुन सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, ध्वनि प्रदूषण की यूनिट क्या है? तो इसकी यूनिट होती है डेसीबल, ना कि डेसीमल। इसकी यूनिट क्या होगी? डेसीबल। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, वायु में ध्वनि का वेग क्या करता है? ठीक है, तो तापमान जब बढ़ता है तो ध्वनि का वेग भी बढ़ जाता है। और आपको ध्यान रखना है, जब तापमान 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ेगा तो ध्वनि का वेग 0.61 मीटर पर सेकेंड बढ़ता है। हम लोग जब न्यूमेरिकल करेंगे तो इन चीजों को हम वहां पर समझेंगे। अभी हम समझते हैं क्वेश्चन क्या बोल रहा है। वायु में ध्वनि का वेग क्या करता है? तो तापमान बढ़ता है तो वेग बढ़ेगा, ठीक है, और तापमान घटेगा तो वेग घटेगा। तो तापमान घटने के साथ वेग घटता है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने वाले यंत्र का नाम क्या है? तो इसका नाम हो जाएगा माइक्रोफोन। अभी याद करना है आपको ये प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, रात के समय आवासीय क्षेत्र में शोर का अनुमत स्तर क्या है? ठीक है, तो रात के समय 45 डेसिबल होना चाहिए और दिन के समय 55 डेसिबल। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, ध्वनि तरंगे किसके कारण प्रतिध्वनि उत्पन्न करती है? तो यह परावर्तन के कारण प्रतिध्वनि उत्पन्न करती है। नेक्स्ट प्रश्न है, डॉपलर प्रभाव संबंधित है? तो सीधी सी बात है, यह ध्वनि से संबंधित है। डॉपलर प्रभाव मतलब ध्वनि से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न है, ध्वनि तरंगे वायु में किस रूप में चलती है? तो आपको ध्यान रखना है, अभी मैंने आपको शुरुआत में बताया था, ध्वनि है तो अनुदैर्ध्य प्रत्यास्थ तरंगों के रूप में वह वायु में चलेंगी। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी घटना ध्वनि तरंगों द्वारा प्रदर्शित नहीं की जाती है? ठीक है, तो ध्वनि तरंगों में ध्रुवण नहीं होता है। ध्रुवण सिर्फ प्रकाश तरंगों में होगा, ध्वनि तरंगों में ध्रुवण नहीं होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, एक व्यक्ति को अपनी प्रतिध्वनि सुनने के लिए परावर्तक तल से कितनी दूर खड़ा रहना चाहिए? तो उसको फीट में 56 फीट दूर रहना चाहिए और मीटर में 17.2 मीटर दूर रहना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, किसकी ध्वनि का पिच सर्वाधिक होता है? तो जिसकी आवाज पतली होती है उसका पिच सर्वाधिक होता है। यहाँ पर मच्छर की आवाज पतली होती है इसलिए मच्छर का पिच सर्वाधिक होता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, ध्वनि की उच्चता किस पर निर्भर करती है? तो ध्वनि की उच्चता आयाम पर निर्भर करेगी। ध्वनि की उच्चता आयाम पर निर्भर करेगी। नेक्स्ट प्रश्न है, एक वायुयान की ध्वनि सामान्यतः इसके संगत होती है? तो एक वायुयान की ध्वनि 100 डेसिबल के समान होती है। नेक्स्ट प्रश्न है, 20 से 20,000 हर्ट्ज बारंबारता की ध्वनि निम्नलिखित में से क्या है? तो श्रव्य या ऑडिबल ध्वनि इसको कहते हैं। 20 से 20,000 हर्ट्ज की जो ध्वनि होती है जिनको मनुष्य सुन सकता है, इसके नीचे की भी नहीं सुन सकता है और इनके ऊपर की भी नहीं सुन सकता है। आपको ये प्रश्न इस प्रकार से भी आ सकता है कि 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज, तो आपको 20,000 हर्ट्ज को यहाँ पर 20 किलो हर्ट्ज भी क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट प्रश्न है, ध्वनि तीव्र गति से चलती है?
तो आपको ध्यान में रखना है वायु की अपेक्षा ध्वनि लोहे में तीव्र गति से चलेंगी। नेक्स्ट प्रश्न है अनुनाद किससे संबंधित घटना है? तो अनुनाद आयाम से संबंधित एक घटना है। अनुनाद का संबंध आयाम से है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे निम्नलिखित में से किसमें ध्वनि की गति सर्वाधिक होती है? ठीक है, तो जो ठोस होता है उसमें ध्वनि की गति सर्वाधिक होती है। यहाँ पर निर्वात में तो ध्वनि चलती ही नहीं है और वायु और जल की अपेक्षा ठोस में ध्वनि की गति सर्वाधिक होती है, इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा लोहा। तो लोहे में ध्वनि की गति सर्वाधिक होती है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे किस माध्यम में ध्वनि की गति अधिकतम होगी? तो आपको ध्यान रखना है यहाँ पर जो ठोस होगा उसमें ही ध्वनि की गति सबसे अधिक होगी। तो यहाँ पर हमें ठोस दिख रहा है ताम्र, मतलब जो तांबा होता है उसमें ध्वनि की गति अधिकतम होती है। नेक्स्ट प्रश्न है एक महिला की आवाज़ एक आदमी से तीक्ष्ण है क्योंकि उसकी आवृत्ति उच्च होती है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए निम्नलिखित में से किससे ध्वनि नहीं गुजर सकती? तो ध्वनि निर्वात से नहीं गुजर सकती और निर्वात को इंग्लिश में वैक्यूम कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे दो वस्तुओं के मध्य ध्वनि की प्रतिध्वनि सुनाई पड़ने की अल्पतम दूरी क्या होनी चाहिए? मतलब मिनिमम डिस्टेंस क्या होना चाहिए प्रतिध्वनि के लिए? तो हमने आपको पहले ही बता दिया था कि प्रतिध्वनि के लिए 17.2 मीटर की डिस्टेंस होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न है समुद्र की गहराई मापने और जल के भीतर पहाड़ियाँ, घाटियाँ, पनडुब्बियाँ, हिमसेलों तथा डूबे जहाजों आदि की निश्चित करने में प्रयुक्त की जा रही तकनीक कौन सी है? तो इसको बोलेंगे सोनार। नेक्स्ट प्रश्न है एक हाल में ध्वनि की प्रतिध्वनि निरंतर होने का क्या कारण है? तो वहाँ पर ध्वनि का परावर्तन हो रहा है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे ग्रीन मफलर क्या है? तो ध्वनि प्रदूषण कम करने के लिए सड़कों के किनारे वृक्षारोपण करना। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक जरूर करें। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं आगे भी आपके लिए इसी प्रकार के वीडियो लाते रहूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।